उन्होंने गलती से कांग्रेस वालों को ये बता दिया कि इसमें मैं आ रहा हूँ, तो आनंद शर्मा जो उन्होंने हाँ कह दिया था वो भाग लिए, कपिल सिब्बल जिन्होंने कहा था मैं आऊँगा वो भी भाग गए कि साहब वहाँ वो आ रहे हैं तो हम नहीं आएंगे। मतलब क्योंकि उनकी झूठ का पर्दा बिल्कुल हम वहाँ फाश कर देंगे, इसलिए वो हमारे सामने नहीं आएंगे। अभी पंडित जी ने भी कहा और घनश्याम जी ने बड़ा आग्रह किया कि जैसा प्रस्ताव वहाँ पास हुआ है वैसा अन्य राज्यों में भी पास हो जाए। ये बड़ी सामान्य बात नहीं है, ख़तरनाक बात। इसका मतलब ये है कि हर राज्य इस बारे में स्वतंत्र हो जाए कि वो क्या करे और क्या न करे, है? और वैसे भी जैसा वो कह रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे स्टे मिल जाएगी, वो भी बात अलग। लेकिन दूसरी बात मैं कहता हूँ, कल को मान लीजिए हमारी सरकार आई केंद्र में और हमने एक कल्याणकारी योजना बनाई, फिर दूसरी जगह कांग्रेस की सरकार है, वो कहेगी कि हम तो ये योजना नहीं लेते आपकी, हम तो स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपने जैसे एफडीआई में किया था वैसे हम इसमें कर रहे हैं। ये खतरनाक बात है। गहराई से सोच के चलिए, ये देश एक है, इस देश में ये व्यवस्था करने का मतलब है आप इस देश को पॉलिटिकली इकोनॉमिकली तोड़ देंगे। मैं बहुत आपको सावधान करना चाहता हूँ, जब भी आप कोई बयान दें तो उसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं उसको सोच के दें। आप अव्वल तो ये वैसे ही उनके प्रस्ताव पास करने से कुछ होता जाता नहीं, क्योंकि कानून WTO में और जो बायलैटरल संधियां हैं उसके मुताबिक वो सब बेकार है करना। वो तो एक उनका जिसको कहिए पॉपुलिस्ट मामला है, उसमें कुछ नहीं। लेकिन अगर ये करना भी हो, जिसमें ये वज़न की भी बात हो, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको सावधान करना चाहता हूँ कि ये इस एक ख़तरनाक रास्ता खोल देगा कि केंद्र सरकार के किसी भी अच्छे कानून को भी मानने या न मानने का अधिकार आप राज्य सरकारों को दे रहे हैं। तो ये विचारणीय बात है, क्या ऐसा करना चाहिए? आप लोग सोचें, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। इस पर विचार करिए, अच्छी तरह से गहराई से विचार करिए, तब ऐसी बात बोलिए। जैसे वो बोल रहे हैं ना कि 30% वहाँ से ले लो और जिसको अधिकार हो जो चाहे सो लाए, जो न चाहे सो ना लाए। हाँ, आप ये कहिए, हम पार्टी के नाते पर ये कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी वो आएंगे, हमारी सरकार हो या न हो, हम उनका विरोध करेंगे, हर तरह का डेमोक्रेटिक विरोध करेंगे और मजबूर कर देंगे कि वो ये कानून ख़त्म हो, उनको वापस जाना पड़े, सरकार को अपनी बात वापस लेनी पड़े। डट के कहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसको कराने की ज़रूरत है, पड़ेगी। एक बार ये कंपनी थी आपकी, ये बीज की, ये आ गई कर्नाटक में, हाँ कारगिल, उसको भगा दिया लोग, भाग गई वहाँ से। तो ये असली बातें, आपको तरीके हैं, हमें मालूम उसके। अरे अगर अंग्रेज़ भगा दिए गए तो ये कंपनियां कौन सी बड़ी बात है, भी भगा देंगे। लेकिन ऐसा करते समय व्यापक दृष्टि अपनी रखनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, ऐसे ही नहीं, क्योंकि इसके गहरे परिणाम होते हैं। अब एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि अब एक इसको अगर गहराई से आप लेंगे तो एक संघर्ष का समय है। अब ये प्रस्ताव पास करके खाली बात नहीं बनने वाली है, इसमें देश का जनमानस बड़े पैमाने पर आपके साथ है। मैं अभी 3 दिन पहले गया था, महेंद्र सिंह टिकैत जी के स्थान पर सिसौली में उनको श्रद्धांजलि देना, उनका 77वां जन्म दिवस मनाया था उन्होंने। बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ किसान आए थे। मेरा अपना ख्याल ये है कि कुल संख्या 15-20 हज़ार तो सामने ही बैठी थी, और गांव में आसपास, क्योंकि ग्राउंड तो बहुत बड़ा नहीं था, पर उन्होंने बुलाया बहुत था लोगों। वहाँ जब मैंने कहा कि भाई FDI आ रहा है और किसानों पर इसका ये नुकसान है, तो उन्होंने कहा जी चलो जहाँ कहो वहाँ चलेंगे, और हम आते हैं, जब बुलाओगे तब आए। तो बहुत ख़तरनाक बात है, ऐसे खेती नहीं जाने देंगे, ऐसे बीज नहीं आने देंगे। तो मैंने कहा भाई इसमें आप ही नहीं हो, इसमें व्यापारी भी। बोले जी उनको, बल्कि वहाँ एक किसान ने ये बात कही कि जो बात कही गई है डॉक्टर साहब की वो बिल्कुल सच है। ये जो व्यापारी है, ये हमको बताया गया है कि हमारा दुश्मन है, लेकिन ये हमारा दुश्मन नहीं है।
गड़बड़ियाँ होती हैं, कुछ लेन देन उधार में, इसमें ब्याज में हमारी अपनी अशिक्षा होने के कारण और उसके लालच होने के कारण कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन ये हमारा काम भी करता है, गांव में हमें उधार भी देता है, ब्याह शादी के वक्त खड़ा भी होता है, तो इसलिए इसके साथ हमारा संबंध गहरा है। अब देखिए जन्म जन्मांतर का संबंध है, वही बोल रहा है, और उसी इलाके का किसान बोल रहा है जहाँ पहले के व्यापारी को डंडा मार के हटाओ। तो ये बदलाव क्यों? क्योंकि उनको लगा कि भाई अब जो खतरा आ रहा है, ये खतरा देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर है, कृषि पर भी है, व्यापार पर भी है, और इससे जुड़े हुए जितने भी और उद्योग धंधे हैं उन सब पर है। तो ये अनुभूति वहाँ आ रही है, तो इसका आंदोलन का रूप बड़ा बनने वाला है। तो खाली व्यापारी अकेला रहेगा तो उतना प्रबल नहीं हो पाएगा, किसान जुड़ेगा, मजदूर जुड़ेगा, बेरोजगार नौजवान जुड़ेगा, तो आपके इस आंदोलन का स्वरूप और ताकत ज़्यादा होगी। इस तरफ सोचने की ज़रूरत है और ऐसे प्रयत्न करने की ज़रूरत है, उसमें इसका एक व्यापक आधार लेके इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे पंडित जी हैं, इनका नेतृत्व इस दृष्टि से देश भर में लोग मानते जानते हैं, किसानों में भी इनकी पैठ है, उनके लिए भी ये बोलते रहे हैं। इसलिए आप इस दिशा में भी सोचिए और केवल व्यापारिक समस्याओं को लेकर मत रुकिए, वो तो करना ही है, वो तो आपका प्रकोष्ठ है, आपका मेन फंक्शन है, वो तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर ले जाना है। छोटे उद्योगपतियों को भी जोड़ना है, क्योंकि वो भी प्रभावित हो रहे हैं इससे, जिसको एसएमई कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको भी इसमें जोड़ना है। ये सब के सब प्रभावित होते हैं इससे, इसलिए कारीगर प्रभावित होता है इससे। तो इसका एक बहुत व्यापक संदर्भ है और ये देश की अस्तित्व से और आज़ादी से संबंध है। तो आपने जो बात शुरू की थी 2-4 साल 5 साल पहले इस मामले में व्यापक काम करने की, वो अब रूप ले रही है, वो पेड़ बड़ा हो रहा है और उस पेड़ की शाखाएं काफ़ी दूर तक जा रही हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें छाया मिलने का अवसर आ रहा है। तो इसको इस रूप में लीजिए और आगे बढ़िए, जम के डट के आवाज़ उठाइए और कहिए कि इसमें वो जो पुराने नारे थे ना कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस विदेशी आक्रमण की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। मगर संघर्ष से डरिएगा नहीं, जेल चलने को तैयार हैं आप लोग, ये बताइए पक्का? कै दिन के लिए हैं? नहीं, इमरजेंसी तो उनके हाथ में पक्का? हम सब लोग तब तक जेल में रहने को तैयार हैं जब तक एफडीआई का आदेश वापस नहीं होगा। ये मत कहिए, आप ये कहिए कि हम तब तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं जब तक एफडीआई लाने वाले जेल न चले जाएं। आप उल्टी बात क्यों कह रहे हो? संघर्ष करना है इसमें और इसको डट के वापस कराना है। ये बहुत बुनियादी सवाल है, मैं इसको 20 साल से उठा रहा हूँ। सन 1990 में जब ये डंकल ड्राफ्ट आया था, तब से इसको लेके हमने संघर्ष किया और बहुत सी चीज़ें रुकी। अगर आज जो ये देश बचा हुआ है, अमेरिका और यूरोप की तरह से जो ये कोलैप्स नहीं हुआ, उसका एकमात्र कारण ये था कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार उस समय बढ़ रही थी, जा रही थी इस ग्लोबलाइजेशन की दौड़ में, उसको हमने ब्रेक लगाए, रोकवाया। अगर आज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो गई होती तो इस देश की कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई भी साबित नहीं बचती। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी हमने पूरी तौर पर नहीं होने दी थी कि नहीं, अभी अभी हमारी मुद्रा कमज़ोर है। अब आप ऐसा मत समझिए कि ये सवाल यहीं तक रुकता है। सवाल यहाँ है, ये वॉलमार्ट 80,000 चीज़ें बेचता है जिन्हें 6,000 चीन की कंपनियां बना रही। तो इसकी आमदनी का जो बड़ा हिस्सा है वो वहाँ की उद्योग व्यवस्था से और
प्राइसिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और चीन के पास जो डॉलर जाता है वो उसने अमेरिका में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये एक गहरे पेच हैं, इसको सबको समझ के काम करना चाहिए। और अब हम चीन भी परेशान है, क्योंकि जो भी उस पश्चिमी अर्थव्यवस्था से जुड़ेगा उसका यही हाल होगा। कुछ दिन पहले हमारे वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के लोगों ने कहा था भारत इसलिए बचा हुआ है कि वो पूरी तौर पर वहाँ से नहीं जुड़ा है। अरे हमने कहा भारत में जितनी तकलीफ आई है वो इसीलिए आई है कि जितना आपने वहाँ से जोड़ दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारा बिजनेस सिस्टम हज़ारों साल का चला आया है, टाइम टेस्टेड है, और इसमें देश के हर वर्ग का, हर तबके का समावेश है। ये हर एक की चिंता करता है, इसको वो समझते नहीं हैं। तो इसलिए हमें इस बात की भी कोशिश करनी है, जो अगला पड़ाव होगा, कि हम दुनिया को एक बिजनेस का तरीक़ा, व्यापार का तरीक़ा, बैंकिंग का तरीक़ा हम बताएं कि देखो कैसे होता है, जो हज़ारों साल से चला आया है और अभी हज़ारों साल तक चल सकता है। एक बात की बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको सुझाव ये देने चाहिए कि खुदरा व्यापार को और अधिक चुस्त और दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। अगर उसको कुछ इस तरह से आपको उसमें चीज़ों की ज़रूरत हो, सरकार की तरफ से ज़रूरत हो, किसी कानून की ज़रूरत हो, किसी आर्थिक जो सरकार की नीति है, कोई पैकेजेस की ज़रूरत हो, उसके बारे में भी विचार कीजिए। खुदरा दुकानें, उनकी सज्जा, उनकी लोकेशन, उनकी सफाई, ये चाहे वॉलमार्ट आए या ना आए, ये हमें अपने देश के हिसाब से भी इस पर विचार करते रहना चाहिए कि उसमें सुधार कैसे हो, उसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़े, उसके यहाँ काम करने वालों को और व्यापारी ग्राहकों को सुविधा कैसे मिले, वगैरह वगैरह, जो जिसको कहा जाए कि आधुनिक जो विज्ञान की सुविधाएं हमें मिली हैं, उसको हम अपने व्यापारी को कैसे दे सकें, ग्राहक को कैसे दे सकें, जो बिल्कुल ही अपनी, जिसको मॉम एंड पॉप शॉप कहते हैं, बाप बेटे की दुकान कहते हैं, उन दुकानों में साफ़ सफाई और उनके हिसाब किताब रखने के तरीक़े वो कैसे सुधारे जाएं, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि अब ऐसी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, जो वो बता रहे थे कि ई गवर्नेंस आ रही है, ऑनलाइन आपको वो देने पड़ रहे हैं। हाँ, क्या चीज़? हाँ हाँ, वो तो है ना, आपको फॉर्म उसमें देना पड़ रहा है। अब तो जिसकी भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदनी है वो ऑनलाइन भेजेगा। तो सवाल यह है कि ये कैसे वो सीखे, उसको सिखाना, उसके बारे में, इसके बारे में सरकार क्या करे, अवेयरनेस कैसे लाए, कैसे सिखाए। इन्वेस्टमेंट्स दुकानदार करता है तो वो कैसे करे, गांव वाला इन्वेस्टमेंट कैसे करे, ये अब चीज़ें हैं जो हमें बताने की ज़रूरत है। उसकी तरफ आपके प्रकोष्ठ के कुछ लोग बैठे हैं, कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाए, 5-7 लोग मिल के एक सुझाव दें, तो एक ये कंस्ट्रक्टिव बात भी आप करेंगे जो सरकार नहीं कर रही है। मैंने अपनी कमेटियों में बार बार सरकार से कहा कि तुम भेजते हो ना ये इसका फॉर्म, जब ये IPO जारी होता है तो कंपनी की तरफ से आता है ना, आप पढ़ नहीं सकते उसको, इतना बारीक होता। क्यों भैया? एक सिर्फ अंग्रेज़ी में ही क्यों होता है? उसको क्या पता कि इसमें क्या लिखा है क्या? तो उसके बाद फिर उन्होंने तय किया कि नहीं, वो अन्य भाषाओं में भी आएगा। इसी तरह से बहुत सी बातें हैं जो ये फार्मा कंपनी लगा देती हैं लेबल, वो सिर्फ अंग्रेज़ी में क्यों है और इतना हल्का क्यों है, इतना छोटा क्यों है कि पढ़ना मुश्किल है। ये वो चीज़ें हैं कि जो आप उपभोक्ता की और अपने व्यापार की दृष्टि से, सब दृष्टि से इस पर भी विचार करते चलें। 2-4 लोग इस पर काम करने के लिए लगाइए, 4-6 महीने 8 महीने में कुछ न कुछ चीज़ आपकी निकल के आएगी, फिर कमेटियों के सामने उसे पेश करके रख दीजिए। बहुत से सुधार उस रास्ते से हो सकते हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। कॉमर्स कमेटी है, उससे मिलते रहिए, उसको बोलते रहिए। फाइनेंस कमेटी है, उससे मिलते रहिए, उससे बोलते रहिए।